कोविड-19 पेंडेमिक का क्या असर इंडिया में हुआ, इसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई। अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट किया और ये बताया कि अस्पताल में कितनी मारामारी थी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर सपोर्ट, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारों की बातें की गई। लेकिन उन पेशेंट्स का क्या जो घरों में थे, जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के थे। लैंसेट जो कि एक रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है, उसमें एक रिसर्च पेपर आया है जो ये बात करता है कि वो कोविड पेशेंट्स जिनका इलाज घरों में चल रहा था, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के साथ उन्हें कई सारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए गए, कई सारी दवाइयां जो प्रिस्क्राइब की गई, वो किसी काम की नहीं थी। यानी कि वो दवाइयां जिनसे पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, वो भी प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा थी। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, उस डिसीजन मेकिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, वो टेस्ट भी जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए। ये रिसर्च स्टडी ये कहती है कि कोविड-19 के ज़्यादातर केसेस जो इंडिया में देखने को मिले, वो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के ही थे। ऐसे में एक टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन जो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए इंडिया में देखने को मिली, उसमें जो दवाइयाँ इंक्लूडेड थी, उसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसिलिन, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, एसेटिलसिस्टीन, इनहेल्ड ब्यूटिसोनाइड और डेक्सामेथासोन। ये दवाइयाँ थी जो लगभग हर एक प्रिस्क्रिप्शन में देखने को मिली। और उसके अलावा जो एंटीवायरल फेविपिराविर है, वो टॉप सेलिंग ड्रग इंडिया में बन गया अप्रैल 2021 में। हालांकि कोविड-19 को लेकर किसी भी मेजर गाइडलाइन में इसे रिकमेंड नहीं किया गया है। उसके अलावा भी एंटीकोगुलेंट्स जैसे कि रिवारोक्साबैन, ये भी उन पेशेंट्स को भी दिया गया जिन पेशेंट्स में कोई भी थ्रोम्बोटिक रिस्क नहीं था। हालांकि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट पैनल्स हैं, वो ये रिकमेंड नहीं करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये कहकर दे दी गई कि हम नहीं चाहते कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सके। हालांकि इसमें बताया गया है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा उन पेशेंट्स में जो कि अपने घरों में ही सेल्फ आइसोलेट कर रहे थे, उसमें कितना है इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ये अनसर्टन है। और साथ ही में जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि बिना किसी कंट्रोल के एंटीबायोटिक का यूज इंडिया में किया जाता है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिया में बन रही है। लेकिन वो एक अलग स्टडी का पार्ट है। इसमें बताया गया है कि एक पेशेंट जिसके इलाज में जिन दवाइयों का कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि अगर वो ये दवाई खाएं या वो ये दवाई नहीं खाएं, तब भी उन्हें उसी पीरियड में जो है वो ठीक होना है, उसके बावजूद भी वो दवाइयां उनको दी गई, हालांकि रिकमेंडेशंस के ये बिल्कुल खिलाफ था। ऐसे में बताया गया एक बैटरी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट वो भी कोविड-19 पेशेंट्स के कंडक्ट किए गए, जिसमें ब्लड काउंट्स, ब्लड शुगर, किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, प्रोकैलसाइटोनिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरिटिन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इन सारे टेस्ट के अलावा भी जो है सीटी स्कैन के बारे में भी बात की गई कि सीटी स्कैन भी, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑर्डर किए गए रूटीनली और रिपीटेडली। टेस्ट को लेकर ये बताया गया कि ये टेस्ट जो हैं, इन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज अलग से पैकेज जो है पेशेंट्स को दे रही थी। और उसके अलावा गाइडलाइंस नहीं रिकमेंड करती कि इस तरीके के टेस्ट जो हैं माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए किए जाएं, क्योंकि इससे मैनेजमेंट डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इन टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है, इसमें सीटी स्कैन इंक्लूड ना करते हुए इन टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है उन पेशेंट्स में जो कि जिन्हें सिम्टम्स माइल्ड से मॉडरेट हैं, उससे कोई फर्क जो है डिसीजन पे नहीं पड़ता कि पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाना है। डिटर्मिनेशन कि डिजीज सेवियर है या नहीं है शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल पैरामीटर्स, यानी कि पेशेंट के क्लिनिकल पैरामीटर्स क्या है, उसकी सेहत कैसी है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है, उसे टेम्परेचर कितने दिन से है, अब है या नहीं है। यानी कि वो सारे सिम्टम्स जिन्हें देखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए थे, उन डिसीजंस को लेने के लिए भी कहा यह गया कि पहले आप ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के आएँ। उसके अलावा सीटी स्कैन्स को लेकर ये कहा कि हालांकि सीटी स्कैन से डायग्नोसिस में मदद हो सकती है और ये बता सकता है कि डिजीज की सेवेरिटी कितनी है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि ट्रीटमेंट डिसीजंस पेशेंट के लिए लेने के लिए और वो पेशेंट जिन्हें घर में ट्रीट किया जा रहा है उनके लिए भी सीटी स्कैन करवाना ज़रूरी है। और अब इस लैंसेट जर्नल में ये एक ही स्टडी में ये भी कहा गया कि अभी तो कोविड-19 के बारे में पहले से हमें ज़्यादा चीज़ें मालूम हैं। पहले तो नॉलेज बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जिस टाइम पर
मालूम है कि स्टैंडर्ड सेट गाइडलाइंस क्या हैं, पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट्स कितने दिन में ठीक होते हैं और एक पेशेंट्स के लिए क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी इस तरीके से इन टेस्ट को ऑर्डर किया गया और इन टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया गया, इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया गया, जिससे कोई रियल बेनिफिट जो है वो पेशेंट को नहीं मिला। इसमें बताया गया कि आइवरमैक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये नॉन सिवियर कोविड-19 पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की गई। हालांकि इनका कोई फायदा जो है पेशेंट को नहीं हुआ और सेम चीज एंटीबायोटिक्स को लेकर भी कही गई। साथ साथ में कम्प्लेक्सिटी जो क्लिनिकल डिसीजंस की है लो वैल्यू थेरेपी देने में, जिसका कोई क्लिनिकल बेनिफिट नहीं है, वो पेंडेमिक में और भी कम हो जाता है क्योंकि इस टाइम में ऑलरेडी रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं। बताने की ये कोशिश की गई कि ये जो प्रैक्टिस चली आ रही है ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट रिकमेंड करने की और ऐसी मेडिसिन देने की जिसका पेशेंट को कोई फायदा नहीं है, ये प्रैक्टिस पिछले कई सालों से इंडिया में है। और लेकिन उसके बावजूद भी अब पेंडेमिक में जब आप इस तरीके के काम करते हैं तो जो ऑलरेडी आपके रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन है उसे कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं जिनके पास या तो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंसेस आउट पेशेंट ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं करती। जो पेशेंट है कई सारे उन्हें अपनी पॉकेट से जो है ये खर्चा करना पड़ता है और खर्चा ऐसी चीज़ के लिए करना पड़ता है जिसका कोई बेनिफिट उस पेशेंट को मिलने वाला नहीं है। उसके साथ साथ जब आप ऐसी डिफरेंट दवाइयों को एक ही प्रिस्क्रिप्शन में एक पेशेंट को देते हैं जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी का है, अगर उसके सिम्टम में कोई चेंजेस आते हैं तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये कोविड-19 के कारण सिम्टम आ रहे हैं या ये किसी ड्रग की रिएक्शन हो रही है, क्योंकि जनरली इस तरीके के ड्रग्स को एक साथ कभी नहीं दिया गया है किसी पेशेंट को, ऐसा इस स्टडी में कहा गया है। और नहीं मालूम कि कोई पेशेंट जिसे ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, यानी कि कोई डायबिटिक है, किसी हार्ट की कोई कंडीशन है, उन्हें जब आप ये सारी दवाइयाँ एक ही कॉम्बिनेशन में देंगे, ये यानी कि आपको आइवरमैक्टिन भी लेनी है, स्टेरॉइड भी लेने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, जब आप 4-5 दवाइयाँ जो अलग अलग तरीके की हैं, अलग अलग सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जब आप एक पेशेंट को देंगे, साथ ही में उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस दवाइयों का, इसको लेकर भी अभी कोई स्टडी नहीं हुई है। इसीलिए ये जो है डेंजरस हो सकता है। और साथ ही में इंडिया में जहाँ पर कई सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ दवाइयों को और कई सारे लोग ढूंढ नहीं पाएंगे ये स्पेसिफिक दवाई जो प्रिस्क्राइब की गई है, ऐसे में जो केयर गिवर्स है यानी कि जो फैमिली मेंबर्स है उस पेशेंट के, उनमें गिल्ट आ जाता है कि काश हम ये दवाई जो है अरेंज कर पाए होते अपने परिजन के लिए तो शायद ये पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाता, शायद ये पेशेंट जो है वो उसमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट के जो परिजन हैं उनके माइंड में आते हैं। ये भी कहा गया जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल मेडिकल सोसाइटीज़ हैं उन्हें इस बारे में सोचना होगा और रिकमेंडेशंस देनी होंगी ताकि पेंडेमिक तो सही लेकिन जनरली भी इस चीज़ को अपनी नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया जाए कि वैसी रिकमेंडेशंस ना की जाएं, ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस ना की जाएं जिससे पेशेंट को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बताया गया इस रिसर्च स्टडी में कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने तो 1 मिलियन डोजेज आइवरमैक्टिन की परचेज की फॉर मास प्रोफिलैक्सिस, जहाँ पर एक तरफ मिलियंस ऑफ इंडियंस जो हैं वो जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है उससे हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग इस पेंडेमिक का भी फायदा उठा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और आखिर में जो लास्ट पैराग्राफ है इस रिसर्च स्टडी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया गया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं कोई इसे केवल कोविड-19 के साथ जोड़कर ना देखे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कोविड-19 केवल एक कॉन्स्पिरेसी है ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा हो सके, सरकारों को फायदा हो सके। तो इसमें ये कहा गया है कि आप ये मत सोचें कि ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए जा रहे हैं, ये जो दवाइयां बताई जा रही हैं, ये केवल पेंडेमिक के समय में ही हो रहा है। ये 70 साल की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और एलिटिसिज्म उसका नतीजा है कि इस तरीके से जो है मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो इस तरीके से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनका कोई रियल फायदा पेशेंट को नहीं होता, जिनका डिसीजन मेकिंग में कोई ज़्यादा असर जो है वो नहीं होता। इसमें बताया गया कि नॉन एविडेंस इन्फॉर्म्ड मेडिसिन की ये जो प्रैक्टिस चली आ रही थी इसे डेमोक्रेटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि एविडेंस इन्फॉर्म्ड मेडिसिन जो है उसे प्रैक्टिस किया जाए इंडिया में। क्लिनिकल गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया जाए ऑन द बेस ऑफ एविडेंस
और साथ ही में ये देखते हुए कि लोकल रिसोर्सेज कितने हैं, स्टेक होल्डर्स को भी इंक्लूड किया जाए इसमें। और क्योंकि ये मेडिकल एविडेंस इवॉल्व करता है रैपिडली, और पेंडेमिक के दौरान भी ऐसी गाइडलाइंस को अपनाना चाहिए जो कि अडेप्टिव है इन नेचर, और उसके अलावा उन्हें ट्रांसपेरेंट मैनर में लोगों तक पहुंचाना होगा। यानी कि साफ तौर पर ये कहने की कोशिश की गई है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस है कोविड-19 के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को लेकर, उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। एविडेंस के बेसिस पर जो दवाइयाँ काम करती हैं कोविड पेशेंट्स में, उन्हें जो है प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। और साथ ही में ये समझने की ज़रूरत है कि पेशेंट आज भी ये सोचता है कि बस डॉक्टर ने जो कहा है हमें वही करना है, डॉक्टर ने टेस्ट बोला है तो हमें करवाना है। पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स भी कई बार नहीं पूछते कि ये टेस्ट होता किस लिए है, इस टेस्ट से पता क्या चलेगा, इस टेस्ट के नतीजे से क्या डिसीजन लेने में मदद होगी, क्या इस टेस्ट के बेसिस पर आप कोई और दवाई जो है वो पेशेंट को देंगे, और जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं इस दवाई से क्या होता है, इस दवाई से क्या होता है, इस दवाई से क्या होता है। ये सारी चीज़ें जनरली जो पेशेंट का परिवार है वो नहीं पूछता। और इसी के चलते इसमें बताया गया कि ये जो एलिटिसिज्म मेडिसिन में आ गया है कि अपनी मनमर्जी से कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट दे दिए जाते हैं, कई सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, उन पेशेंट्स को भी जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के हैं, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। आखिर में आप लोगों से ये गुजारिश की, मकसद इस वीडियो का ये नहीं है कि आप अपनी जो दवाई ले रहे हैं वो दवाई खाना भी छोड़ दें। मकसद ये है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। आपको अगर कोई दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दवाई किस लिए है, और डॉक्टर्स को भी ये मालूम होना चाहिए कि एविडेंस बेसिस पर आप वही दवाई प्रिस्क्राइब करें जो पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, जिसकी पेशेंट को ज़रूरत है। और ये मैं नहीं कह रही, ये लैंसेट की ये रिसर्च स्टडी कह रही है, और ये वही मेडिकल जर्नल है जिसे अक्सर डॉक्टर्स पढ़ते हैं।